एस ब्लॉक क्लियर हो गया था हमारा। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो एक विशेष पॉइंट ये होगा आपके पास, ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। वो सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक में जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले सकते हैं इसके रूप में। उसके बाद बात करते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। अब स्टार्टिंग डी ऑर्बिटल से हो चुकी है, डी में एक इलेक्ट्रॉन समावेशित हो चुका है, इंटर कर चुका है। अब ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं इसको, ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उन्हें दरअसल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, तो आज हम बात करते हैं इनके बारे में, किस पर कितने पॉजिटिव आवेश या किसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्थाएं बदलती हैं, तो क्यों बदलती हैं, इनका कारण क्या है, विद एग्जांपल के सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे को मालूम होना चाहिए, सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं और लिखने के बाद आगे चल करके सीखते हैं। सबसे पहले स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, उसके बाद टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29, जिंक 30। तो अब इन एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ये जो हमारे पास दिए गए हैं इनको हम प्रथम संक्रमण तत्व, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। ये फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इससे आगे बात करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट्स हमारे पास स्कैंडियम है और स्कैंडियम का अभी अभी हम एटॉमिक नंबर ज्ञात किए थे 21। इसका लास्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला था वो 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन्स क्लियर हो जाते हैं, 4s2 3d1। अब इसका लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 3d ऑर्बिटल में गया है और 3d जो ऑर्बिटल है वो हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, हम इसको बोलेंगे प्रथम संक्रमण तत्व, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हम लिख सकते हैं ये जो पूरा ही हमारे पास ग्रुप पीरियड है हमारे पास वो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास, तो हम उस समय ये देखेंगे सबसे पहले यदि इसकी ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड फॉर्म लेते हैं, ग्राउंड स्टेट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये प्लस पॉइंट हमारे पास ये है कि स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज को हम रिंग में बंद कर लेते हैं। स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, यानी स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक जो है इन सारे एलिमेंट्स को यदि हम बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं बढ़ना प्रारंभ होती हैं और ठीक मैग्नीज से आगे की तरफ चलते हैं
तो ये घटना प्रारंभ हो जाती है। तो ये घटने और बढ़ने का जो क्रम है, हम इसी क्रम को एक सही दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं तो हम आगे के लिए फिट हो जाते हैं। और रिएक्शंस जो परिवर्तन होती हैं वो इनकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था और आद्य अवस्था के अकॉर्डिंग चलते हैं काम। तो सबसे पहले हम स्कैंडियम की ग्राउंड स्टेट लेते हैं। ग्राउंड स्टेट जीएस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी जो बड़ी कक्षा है, बड़ा ऑर्बिटल है, लास्ट ऑर्बिटल है हमारे पास 4s, तो स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, उस पर जो पॉजिटिव बेस बनने की क्षमता है वो 2 पॉजिटिव। यदि यही अवस्था हम एक्साइटेड फॉर्म के अकॉर्डिंग लेते हैं, ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो हमें ये दिखाई पड़ रहा है जो 3d ऑर्बिटल्स है हमारे पास, d के 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, d में ऑलरेडी एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट कर सकता है, और ये एक्साइटेड स्टेट यानी ES के अकॉर्डिंग काम करेगा। एक्साइटेड स्टेट में जब चले जाएंगे तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स और d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर देता है। तो Sc पर जो बनने वाले बेस हैं वो ट्रिपल पॉजिटिव। अब यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो Sc 2 पॉजिटिव, और एक्साइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो Sc ट्रिपल पॉजिटिव। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अब अगला जो एलिमेंट्स हमारे पास, टाइटेनियम की बात करते हैं। टाइटेनियम की जब बात करते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, 4s2 तक 20 हो जाते हैं। अब 4s के बाद अगला जो ऑर्बिटल आने वाला है वो 3d है, 20 यहाँ तक क्लियर हो जाते हैं। तो अब हमारे पास 2 शेष रह जाते हैं। अब 2 शेष रह जाते हैं। यदि ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 4s2 सारे एलिमेंट्स हैं वो ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो सबका लास्ट में सबसे बड़ी कक्षा जो है हमारे पास, सबसे बड़ा ऑर्बिटल है हमारे पास, वो 4s ही होगा। तो 4s वाले तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी डोनेट करेंगे ही करेंगे। जब डोनेट करेंगे तो ये ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग चले जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं Ti2 पॉजिटिव बेस। यदि एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो d ऑर्बिटल्स में हम सबसे पहले ये देखेंगे 1 2 3 4, कुल जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास 2, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। पाइवन रूल के अकॉर्डिंग भरते हैं। तो अब यहां पर देखेंगे एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो Ti तो 2 पॉजिटिव में है ही है हमारे पास, पहले से ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद Ti जो है हमारे पास वो एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर सकता है, तो ट्रिपल पॉजिटिव में चला जाएगा। और यदि एक इलेक्ट्रॉन वो लास्ट इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर देता है तो Ti 4 पॉजिटिव में चला जाएगा। तो जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्कैंडियम की अपेक्षा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, इसी के अकॉर्डिंग उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ गई। स्कैंडियम ट्रिपल पॉजिटिव एक्साइटेड फॉर्म के अकॉर्डिंग, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव। अब बात करते हैं वेनेडियम। वेनेडियम में हम ये देखेंगे एटॉमिक नंबर 23, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका नोट कर लेते हैं। 4s2 तक 20 हो जाते हैं और 3d 3। जब 3d 3 हो चुके हैं तो जीएस के अकॉर्डिंग देखेंगे, ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसके पास जो बड़ी लास्ट 4s2 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो वेनेडियम 2 पॉजिटिव से प्रारंभ होकर के अब स्टेट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वेनेडियम 2 पॉजिटिव। अब ES के अकॉर्डिंग यदि काम करते हैं, ES के अकॉर्डिंग हम इसको समझना चाहते हैं तो आगे ये देखेंगे इसका जो d ऑर्बिटल है, जब इसके d ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो इसके भी d ऑर्बिटल में इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाएंगे तो एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वेनेडियम पर आवेश जो बनने वाले हैं वो +2 ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो +3 और एक और डोनेट कर देगा तो +4 और जो लास्ट बचा हमारे पास वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो +5। तो इसके पास
जो कंडीशन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग हम सीखते चलते हैं। अब बात करते हैं क्रोमियम। क्रोमियम ध्यान रखना है, ये हमारे पास अपवाद के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे इसका 1s2, लास्ट का लिख लेते हैं, क्लियर कंफर्म हमें मालूम है। लास्ट में हमारा 4s2 20 हो जाता है और 3d4। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, इसके पास d ऑर्बिटल जो है, d ऑर्बिटल है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से, अब यहाँ पर जो देखते हैं हम 3d ऑर्बिटल्स में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जाने की वजह से वो अनस्टेबल कंडीशन में चला जाता है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यदि ट्रांसफर कर देते हैं तो वो स्टेबल कंडीशन में चला जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ पर 4s1 रह जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम इसमें गलती नहीं करेंगे, 4s2 के अकॉर्डिंग न लेकर के हम इसे सीधा सीधा लिखते हैं 4s1 और 3d5, 4s1 3d5। यदि हम इसकी ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग बात करते हैं, GS ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो केवल 1 पॉजिटिव, Cr पर तो 1 पॉजिटिव पॉसिबल हो जाता है। और यदि एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो 3d ऑर्बिटल जो हमारे पास है हम उसमें देखेंगे 1 2 3 4 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो यहाँ पर 5। सारे इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर सकता है। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है तो Cr 1 पॉजिटिव से लेकर के 2 पॉजिटिव, ट्रिपल पॉजिटिव, 4th पॉजिटिव और 5th पॉजिटिव, हमारे पास ये सारी कंडीशनें निकल करके आ जाती हैं। और 5th तो ये d ऑर्बिटल्स के क्रॉस कर चुका है, एक इसका और ऐड कर लेते हैं तो Cr 6 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव में चला जाता है। इसकी लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 6 पॉजिटिव तक चलेगी। अब बात करते हैं मैग्नीज। मैग्नीज में हम ये देखेंगे Mn25। मैग्नीज लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 4s2, 4s2 20 हो जाता है हमारे पास। उसके बाद 3d ऑर्बिटल आता है, 3d ऑर्बिटल्स में हमारे पास कुल बचे हुए हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो सेम कंडीशन यही यहाँ पर निकल करके आएगी, जब सब सेम कंडीशन निकल करके आएगी। दरअसल ऊपर वाले में हमें ये देखना पड़ा कि 4s1 था और यहाँ पर 4s2 है, तो ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग ये चला जाएगा आपका Mn2 पॉजिटिव। ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो Mn2 पॉजिटिव में चला जाएगा। और यही यदि एक्साइटेड फॉर्म की बात करते हैं तो एक्साइटेड फॉर्म की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन से लेकर के और लास्ट के 5 इलेक्ट्रॉन से सारे डोनेट कर देगा। जब सारे डोनेट कर देगा तो अब यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव से लेकर के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करेगा, ट्रिपल पॉजिटिव, एक यहाँ से डोनेट करेगा 4 पॉजिटिव, एक नेक्स्ट डोनेट करेगा 5 पॉजिटिव, एक नेक्स्ट करेगा 6 पॉजिटिव और लास्ट जब कर देगा तो 7 पॉजिटिव जो है वो +7 तक चला जाता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 तक चली जाती है। अब आयरन की बात करते हैं। आयरन में हम ये Fe26, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो 4s2 तक क्लियर हो जाता है, 3d6। अब यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले इधर देखेंगे। ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो सबसे बड़ा ऑर्बिटल हमारे पास 4s, लास्ट आउटर ऑर्बिटल जो हमारे पास 4s2। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कुल जो Fe पर पॉजिटिव बेस बनने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वो 2 पॉजिटिव में चला जाएगा। अब यहीं पर हम एक्साइटेड फॉर्म की बात करते हैं। उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 6, 1 2 3 4 5 6। ये जो ऑर्बिटल है हमारे पास सब ऑर्बिटल है, उसके पास जो अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन है उसी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो ट्रिपल पॉजिटिव में भी जा सकता है। यस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 2 पॉजिटिव तो ऑलरेडी वो पहले से था ही था, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और चला जाता है तो ट्रिपल पॉजिटिव में बदल जाता है। फिर उसके बाद ये जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर देता है तो 4th पॉजिटिव में चला जाता है, 4th पॉजिटिव।
अगला जो है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट न करके उसके पास एक ऑर्बिटल ऐसा है, एक सब ऑर्बिटल ऐसा है जो स्टेबल कंडीशन में चला गया है, जिसके कारण ये अगर हम इसको हटा देते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हटा दें, तो ये इसके पास पांचों ही अनपेयर्ड बचेंगे जो सारे के सारे एक स्टेबल कंडीशन में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इस कारण ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं प्रदर्शित करता है। तो अब इसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन को हटा करके वो +6 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 पॉजिटिव, ट्रिपल पॉजिटिव, 4th पॉजिटिव और 6th पॉजिटिव में चला है। नेक्स्ट में बात करते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट में ये देखेंगे (27) 4s2 3d7। GS के अकॉर्डिंग CO2 पॉजिटिव। 3d ऑर्बिटल हमारे पास जो है 1 2 3 4, उसमें कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 7, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लियर हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे ES के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, तो 2 पॉजिटिव तो ऑलरेडी वो पहले से था, एक और डोनेट कर देगा तो ट्रिपल पॉजिटिव में चला जाएगा। अगला नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा 4th पॉजिटिव में चला जाएगा, नेक्स्ट कर देगा तो 5th पॉजिटिव में चला जाएगा। अब निकेल की बात करते हैं। निकेल में यहां पर देखेंगे निकेल 28 में हम ये देखेंगे 4s2 3d8। 4s2 में GS के अकॉर्डिंग बड़ी कक्षा को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा तो निकल 2 पॉजिटिव में चला जाएगा। अब उसके बाद D में 8 इलेक्ट्रॉन्स, जब यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स थे तो एक इलेक्ट्रॉन इसी के अकॉर्डिंग इसका ग्राफ नीचे बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर्ड हो जाएगा, तो 3 ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ फिट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो 2 अनपेयर्ड होंगे, डोनेट करने की क्षमता उनके पास। तो निकल 2 पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करेगा तो ट्रिपल पॉजिटिव, लास्ट का डोनेट कर देगा तो 4th पॉजिटिव में चला जाएगा। तो निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 पॉजिटिव, ट्रिपल पॉजिटिव और 4th पॉजिटिव। अब बात करते हैं कॉपर की। कॉपर एटॉमिक नंबर 29, तो सेम कंडीशन जो Cr की थी, अनस्टेबल जो हमारे पास पोजीशन थी, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 3d5 में स्टेबल कंडीशन में चला जाता है। तो यदि हम इसकी सिंपल बेस पर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालते हैं तो 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है उसी के अकॉर्डिंग ये अनस्टेबल कंडीशन में चला जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल करके 4s बन रह जाता है। जब 4s बन रह जाता है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ये गलत है 4s1 और 3d10। यदि हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, GS ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो Cu1 पॉजिटिव। एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहीं से डोनेट कर देता, जो इलेक्ट्रॉन्स इसका ट्रांसफर किया गया है वही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो जाता है। जब डोनेट हो जाता है तो फिर यही Cu2 पॉजिटिव में चला जाता है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन इसका डोनेट होने के बाद, दरअसल हम इसको नोट कर लेते हैं, 3d में पहले से 10 थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर किया गया था वो भी डोनेट कर दिया है, तो इसके पास अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन और शेष रह गया। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेष रह गया है तो वो भी डोनेट करने की इसके पास कैपेसिटी है, तो ट्रिपल पॉजिटिव में चला जाता है। तो कॉपर सिंगल पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव और ट्रिपल पॉजिटिव। अब उसके बाद लास्ट जो रह गया है वो हमारे पास Zn है। Zn की यदि बात करते हैं तो 30, 4s2 3d10। इसमें ऑलरेडी पहले से ये स्टेबल कंडीशन में है, 3d पहले से ही स्टेबल कंडीशन में है,
तो ये केवल ग्राउंड स्टेट से ही इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। एक्साइटेड फॉर्म में ले जाने के लिए इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग ये Zn 2 पॉजिटिव, Zn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 पॉजिटिव। अब इन सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम आसानी से सीख सकते हैं जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे उन्हीं के अकॉर्डिंग, डी ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अपने आप में ऑक्सीडेशन स्टेट को परिवर्तित करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब हम इनका एक ग्राफ बना सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग आसानी से समझ सकते हैं। इसमें देखना चाहेंगे एससी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो +2 नेक्स्ट +3, केवल +2 और +3 तक पहुंची थी। टाइटेनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी +2 +3 +4 तक पहुंची थी। नेक्स्ट जो पहुंचा था हमारे पास वेनेडियम +2 +3 +4 +5। क्रोमियम जो पहुंचा था वो +2 में जाकर के +1 से स्टार्ट हुआ था, +1 +2 +3 +4 +5 और +6 तक चला गया। Mn +2 से प्रारंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था +2 +3 +4 +5 +6 +7। आयरन जो था वो 2 पॉजिटिव बेस, ट्रिपल, फोर्थ, फिफ्थ में न जाकर के उस स्टेबल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए फिफ्थ में न जाकर के वो सारे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की कैपेसिटी 6 में। कोबाल्ट +2 +3 +4, लास्ट में तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी के कारण +5। निकेल +2 +3 +4, कॉपर +1 +2 +3, Zn +2। अब इसमें सारे ऑक्सीडेशन स्टेट जो लिखे गए हैं, मार्क्स लिखे गए हैं, स्पष्ट नजर आ रहा है कि स्कैंडियम से यदि हम मैग्नीज की तरफ चले, बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं, बाएं से दाएं की तरफ जब चलते हैं तो Mn जो था वहां तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है और Mn के ठीक बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटना प्रारंभ हो जाती है। ये सारे जो कार्य थे वो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो आधारित कंडीशन थी वही। क्यों? क्योंकि इनके पास नेक्स्ट जो ऑर्बिटल्स होते हैं तो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स जंप करके अगली कक्षाओं में पहुंच जाते हैं। इसका ये प्रमुख श्रेय है। इन सारे एलिमेंट्स को हम समझने के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के लिए हम या तो हम हाइब्रिडाइजेशन का प्रयोग कर सकते हैं, संक्रमण में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, कहां से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके एक नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण कर लेता है, या फिर हम एक केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग सीखते हैं। क्वेश्चन करके चलते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, यदि पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय विलयन में, मान लीजिए हम ऐसा केमिकल लेते हैं जिसमें कोई भी फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारा प्रेजेंट हो, ऐसा कंपाउंड्स लेते हैं, ऐसा यौगिक लेते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट्स हमारे पास हो, हम उसके एग्जांपल के अकॉर्डिंग आसानी से सीख सकते हैं। माना पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय विलयन में यदि हम ऑक्सैलिक एसिड को प्रवाहित करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो भी कलर होता है वो पूरी तरह से विस्थापित हो जाता है, बैंगनी कलर उसका पूरी तरह से विस्थापित हो जाता है और रिजल्ट क्या आता है, वही KMnO4 में पोटेशियम परमैंगनेट में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट जो 7 होगी वहां से जंप करके सीधा सीधा +2 में चली जाती है। तो हम इसको एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, बेसिक फॉर्मूला आपके पास है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, एक लेबोरेटरी टेस्ट भी कर लेते हैं इसका। पोटेशियम परमैंगनेट का लेबोरेटरी टेस्ट भी होता है। पोटेशियम परमैंगनेट में यदि हम एसिड डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, H2
SO4। क्वेश्चन को एक बार फिर समझने का प्रयास करेंगे। यदि पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय सॉल्यूशन में ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रवाहित करते हैं क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा निकल करके हम इसको सेट करते हैं। और 12th में ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। दरअसल डी ब्लॉक के केमिकल कंपाउंड्स जब भी बनाए जाएंगे, पोटेशियम परमैंगनेट को आप कैसे बनाएंगे, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का टेस्ट क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है, रिएक्शन है, और हम इसे आसानी से सॉल्व करना सीख लेते हैं। 12th में कंफर्म 1 नंबर का पॉइंट। पोटेशियम परमैंगनेट में हम ये देखेंगे, सबसे पहले हम इसको एसिड करना सीखते हैं। जब सबसे पहले हम इसको एसिड करना सीखते हैं तो हम नीचे सॉल्व करेंगे KMnO4 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर ये Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट को मापना है। माइनस की संख्या हमारे पास 8 हो जाएगी, प्लस की संख्या 1 हो जाएगी, तो प्लस की संख्या 7 हो जाएगी। यहाँ पर Mn जो है वो +7 के साथ जुड़ा है, और जब ये इजिकल टू के उधर ले जाएंगे, अब रिएक्शन शो करेगा तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को तुरंत चेंज कर देगा। जब चेंज कर लेगा तो यही आगे चल करके MnSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। SO4 पर हमारे पास 2 नेगेटिव बेस, Mn पर 2 पॉजिटिव बेस, 2 पॉजिटिव में सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाता है। जब 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है तो हम आगे देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से वहां पर बदल रही है, चेंज हो रही है। लेकिन दरअसल ये देखना है, K पर हमारे पास सिंगल पॉजिटिव बेस, SO4 पर 2 नेगेटिव बेस, हम एक पोटेशियम को एक सल्फेट आयन से बैलेंस नहीं कर सकते, तो 2 का मल्टीपल कर लेते हैं। जब 2 का मल्टीपल कर लेते हैं तो इधर फॉर्मूला हमारा बन करके तैयार हो जाएगा K2SO4। यहाँ पर Mn की संख्या 2 हो चुकी है, तो 2 का मल्टीपल यहाँ पर भी कर लेते हैं। SO4 की संख्या को काउंट कर लेते हैं, 1 और 2 3 का मल्टीपल यहाँ पर कर देते हैं। जब 3 का मल्टीपल कर देते हैं तो यहाँ तक के सारे सल्फेट और पोटेशियम मैंगनीज एटम्स सारे बैलेंस हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन की संख्या है वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है 4 to 8 ऑक्सीजन हमारे पास। हाइड्रोजन के साथ हम उसको विस्थापित कर देते हैं, जल बाहर यानी हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, हमारे पास जल निकल जाता है। जब जल निकल जाता है तो हमारे पास 3 ऑक्सीजन बाहर हो चुके हैं। टोटल ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास 8 थी, 5th ऑक्सीजन अभी भी हमारे पास शेष बचे हुए हैं। जब 5th ऑक्सीजन बचे हुए हैं तो हम उनको ब्रैकेट में अलग लिख लेते हैं। अब हम इसी में ऑक्सैलिक एसिड को डालते हैं। जैसे ही ऑक्सैलिक एसिड को डालते हैं तो रिजल्ट निकल करके आ जाता है तुरंत प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू, एक ऑक्सीजन पर माइनस बेस की संख्या 2, H पर पॉजिटिव बेस हमारे पास यहाँ पर, पॉजिटिव बेस यहाँ पर, दोनों H ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल कर लेते हैं, ऐड हो जाते हैं और H2 का निर्माण कर लेते हैं। जो शेष बच गया हमारे पास, एक CO2 यहाँ पर शेष बच गया, एक CO2 यहाँ पर शेष बच गया, तो 2 CO2 शेष बच गया। अब सोचना ये है, समझना ये है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन यूज में ला रहे हैं वो हमारे पास सिंगल है, लेकिन दरअसल हमको 5 प्राप्त हो रहे हैं। जब 5 प्राप्त हो गए तो 5 हम यहाँ लेकर के सीधा मल्टीपल कर देते हैं, तो सारा स्टेप ही 5th में बदल जाता है। अब हम इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस आसानी से कर सकते हैं, आसानी से सेट कर सकते हैं। 5th का मल्टीपल करके हम इसको सीखेंगे। इजिकल टू से 3 के चिन्ह से इधर का सारा मटेरियल इधर लिखते हैं और उधर का मटेरियल हम उधर लिखते हैं। क्या खर्च किया मैंने, पोटेशियम परमैंगनेट कितना 2 KMnO4 प्लस नेक्स्ट क्या खर्च हुआ हमारा 3H2SO4 प्लस नेक्स्ट क्या खर्च हुआ ऑक्सैलिक एसिड, वो भी कितना खर्च हुआ 5th का मल्टीपल है, तो हम लिख सकते हैं 5 ऑक्सैलिक एसिड इजिकल टू, इनको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो ऑक्सीजन उसमें से निकल करके रिसीविंग में दे रहे हैं हमें। क्या बना हमारा सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट प्लस नेक्स्ट क्या बना मैग्नीज सल्फेट प्लस नेक्स्ट क्या बना हमारे पास 5th जल के मॉलिक्यूल हमको यहां से प्राप्त हो रहे हैं और 3 हमको यहां से प्राप्त हो रहे हैं, तो टोटल मॉलिक्यूल हमारे पास वो 8H2O प्लस अब हमारे पास जो हमारे पास CO2 की संख्या है तो 5 to 10 CO2। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो मैग्नीज +7 से +2 में चेंज हो जाता है। तो सारे एलिमेंट्स इसी कैटेगरी में, जब भी डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स
किसी अन्य केमिकल के साथ रिएक्शन करते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसी माध्यम में बदलना प्रारंभ हो जाती है। वो दरअसल अन्य जो उसमें मिक्स करने वाला हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स है उसको ध्यान में रख करके काम करना पड़ता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम यहाँ से सीख सकते हैं। बहुत इजी है, थोड़ा बेस हमारे पास क्लियर होना चाहिए। जब हम ये बेस क्लियर कर लेते हैं तो हम सारे पॉइंट के जो भी रिएक्शंस होंगे आगे चल करके हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हमारे पास आएगी। तो ये सारा सिस्टम हमारे पास डी ब्लॉक का क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पी ब्लॉक की।